Hi everyone, how are you? I think you all will be better. Today is the topic of anti-cancer drug. So now we will first discuss about the cancer. तो हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है. कैंसर में बी डिफाइंड एज द proliferation ऑफ एबनॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ एनी टिश्यू. मतलब हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यू में एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन होना ही कैंसर होता है. और लीडिंग टू डी अरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डी अरेंजमेंट कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है. ये कैंसर होता है. फिर अब हम जानेंगे कि एंटी कैंसर ड्रग. तो एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है. तो एंटी कैंसर ड्रग आल्सो कार्ड एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग. क्या होता है कि एंटी कैंसर ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं. एनी ड्रग दैट इज द इफेक्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट और कैंसर डिजीज. क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो क्या करता है कि मैलिग्नेंट या कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है. फिर देर आर सेवरल मेजर क्लासेस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग दीज इंक्लूड. तो क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई क्लासेज में एंटी कैंसर ड्रग को डिवाइड किया गया है, जो इन नीचे हमारे दिए गए हैं. फर्स्ट क्लास क्या है, एल्कीलाइटिंग एजेंट. एल्कीलाइटिंग एजेंट में देखा जा रहा है कि साइक्लोफॉस्फामाइड है हमारा, और मेलफॉलेन है, और आइजोसफामाइड है. फिर हमारा एंटी मेटाबोलाइज ड्रग है. नेक्स्ट हमारा एंटी मेटाबोलाइज है. तो एंटी मेटाबोलाइज में हमारा है मेथोट्रेक्सॉट है, फिर एजिथियोप्राइन है, और नेक्स्ट हमारा थर्ड है रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स में रेडियो फास्फोरस ड्रग यूज करते हैं. और फिर एंटीबायोटिक्स में है हमारे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं. तो एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन और रुबिडोमाइसिन है हमारे. और फिर मिसलेनियस ड्रग मतलब अदर ड्रग. कुछ अदर ड्रग में हमारा क्या हो जाता है, ये विनका एल्केलॉइड्स यूज किया जाता है. और फिर हार्मोन्स ड्रग, कुछ हार्मोनल ड्रग होते हैं. सब हार्मोनल ड्रग्स में है प्रोजेस्टिन, मतलब प्रोजेस्टान ही रहता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहता है. फिर हम प्रोजेस्टिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दो हमारे हार्मोनल ड्रग हैं इसमें. तो ये हमारे क्या हो गए, एंटी कैंसर ड्रग हमारे 6 में आ गए. पहला हमारा एल्कीलाइटिंग एजेंट में था, दूसरा हमारा एंटी मेटाबोलाइज था, तीसरा हमारा रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स है, तो चौथा एंटीबायोटिक्स है, और पांचवा मिसलेनियस, और छठवां जो हमारा है हार्मोन्स है. ये हमारे 6 क्लासिफिकेशन हो गए एंटी कैंसर ड्रग के. अब हमारा है मोड ऑफ एक्शन. तो मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है. फिर हम इसमें देखते हैं एंटी कैंसर ड्रग इंटरफेयर विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इट्स फंक्शन, डिसऑर्गेनाइज एंड डिसरप्ट द सेल्स. क्या करता है कि एंटी कैंसर ड्रग जो होता है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को इंटरफेयर कर देता है, चेंज कर देता है, और इसके फंक्शन को डिसऑर्गेनाइज कर देता है, और सेल को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को. ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. और इसमें और भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करके तब इसको डिस्टर्ब कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, सेल को डिस्टर्ब करेगा. या क्या कर देगा कि जो हमारे एबनॉर्मल सेल हैं उनमें क्या कर देगा, डीएनए आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा. तो हमारे क्या हो जाएंगे कि नए सेल का जो हमारा एबनॉर्मल सेल जो फॉर्मेशन हो रहे हैं वो फॉर्म नहीं होंगे. फिर ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देगा डीएनए और इनहिबिट कर देगा डीएनए रिप्रोडक्शन को. क्या कर देगा कि ये डायरेक्टली डीएनए को वो डिस्ट्रॉय कर देगा. कैसे करेगा, क्योंकि डीएनए रिप्रोडक्शन को इनहिबिट भी कर देगा, और इंटरफेयर कर देगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ब्लॉक कर देगा आरएनए सिंथेसिस. ये क्या कर देगा कि इंटरफेयर मतलब क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को. जो हमारे क्या बनते हैं कि डीएनए से आरएनए जो बनते हैं, तो इसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा और ब्लॉक कर देगा आरएनए सिंथेसिस को. और इंटरफेयर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फंक्शन, क्या कर देगा कि प्रोटीन सिंथेसिस इसके फंक्शन को भी क्या कर देगा, इंटरफेयर कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा. अब हमारा एक एग्जांपल है साइक्लोफॉस्फामाइड हमारा एल्कीलाइटिंग एजेंट का फर्स्ट एग्जांपल है ये. तो इसके बारे में हम डिटेली में पढ़ेंगे कि क्या होता है. तो इट इज़ आल्सो नोन एज द साइटोफॉस्फेन भी इसको बोला जाता है.
और इज ए मेडिकेशन यूज ए कीमोथेरेपी एंड टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम एज ए कीमोथेरेपी। क्या हो जाता है कि एज ए कीमोथेरेपी के रूप में इस साइक्लोफॉस्फेमाइड को यूज किया जाता है, जो क्या करता है कि सप्रेस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। फिर इट इज़ यूज टू ट्रीट, क्या किया जाएगा, इसको यूज किया जाता है लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब लिम्फ कैंसर में यूज किया, मल्टीपल माइलोमा मतलब हमारे बोन मैरो कैंसर में यूज किया जाता है, ल्यूकीमिया मतलब WBC कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर मतलब ओवरी में कैंसर, इन सभी को ट्रीट करने के लिए साइक्लोफॉस्फेमाइड का यूज किया जाता है। एज एन इम्यून सप्रेसेंट में किया जाए, इट इज यूज्ड इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड फॉलोइंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो बताया जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को हमारे सप्रेस करता है, तो इसीलिए इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा ऑर्गन रिजेक्ट ना करे, इसीलिए इसको एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। इट इज ए टेकन बाय द माउथ एंड इंजेक्शन इनटू ए वे। तो क्या हो जाता है कि इसको हम माउथ के द्वारा भी लेंगे एंड इंजेक्शन के द्वारा भी लेंगे इसमें। अब इसमें हम डोजेज, तो कौन कौन से ऐसे डोजेज है, मतलब डोज है कि हम जैसे आईबी है हमारा ओरली, तो हम क्या कैसे ले सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आईबी इंटरमिटेंट थेरेपी, आईबी इंटरमिटेंट थेरेपी का मतलब हो जाता है कि हम डेली इस ड्रग को नहीं लेंगे, हम कुछ गैप करके लेंगे। इंटरमिटेंट का वर्ड ही मतलब होता है। तो इसमें जो है 40 to 50 mg/kg डिवाइडेड ओवर 2 to 5 डेज। तो बताया मतलब 2 से 5 दिन में हम इसको लेंगे। 40 से 50 mg/kg हमको 2 से 5 दिन में लेना है, हमको एक ही दिन में 40 से 50 mg नहीं लेना, 2 से 5 दिन में हमको ये लेना है। और मे बी रिपीटेड एट द इंटरवल्स ऑफ 2 to 4 वीक, मतलब 2 से 4 सप्ताह के बाद में फिर इसको हम रिपीट कर सकते हैं। फिर इट कंटिन्यूअस डेली थेरेपी, मतलब आईबी कंटिन्यूअस डेली थेरेपी 1 to 2.5 mg/kg पर डे। तो बताया जा रहा है कि इसमें जो हम आईबी कंटिन्यूस, अब इसमें हम यहाँ पर कंटिन्यू चलाएंगे। अब हम यहाँ पर इंटरमिटेंट चल रहा था, यहाँ पर अब कंटिन्यू चल रहा है, तो हमको 1 से लेकर के 2.5 mg/kg पर डे लेंगे। अब ये हमारा हो गया डोज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम आईबी 12 to 15 mg। तो इसमें बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बताया जा रहा है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यदि हम देंगे तो आईबी देंगे 12 से 15 mg/kg देंगे एवरी 7 to 10 डेज, हम 7 से 10 दिन तक देंगे इसमें। फिर पर ओरल, यदि ओरल देंगे तो 2 to 3 mg/kg, मतलब 2 से 3 mg/kg देंगे फॉर अप टू 12 वीक्स से ज़्यादा तक हम देंगे। फिर इंडिकेशन बताया जा रहा है, इंडिकेशन इसका क्या क्या है। इंडिकेशन में बताया जा रहा है ल्यूकेमिया हो जाएगा, मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा, लिम्फोसार्कोमा हो जाएगा, कैंसर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्यूमर ऑफ हेड एंड नेक हो जाएगा। ये सब हो गया, इंडिकेशन हो गया। ल्यूकेमिया WBC का हमारा कैंसर हो जाएगा, मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो कैंसर हो जाएगा, लिम्फोमा लिम्फ में कैंसर हो जाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमारा कैंसर या ट्यूमर हो जाएगा, हेड एंड नेक में हो जाएगा, ये सब हमारे। फिर कंट्राइंडिकेशन मतलब हम कब ये ड्रग नहीं देना है, प्रेगनेंसी में देना है, लैक्टेशन में नहीं देना है, और रेडिएशन थेरेपी में हमको नहीं देना है। जिस भी पेशेंट का रेडिएशन थेरेपी चल रहा होगा तो उसको रेडिएशन में हम नहीं देंगे। फिर साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में हम देखते हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, हेमरेजिंग, सिस्टाइटिस और डायरिया हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हेमरेजिंग सिस्टाइटिस क्या हो जाता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाएगा कि ब्लड का सिक्रेशन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन काज हो जाएगा, तो ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो जाएगा। फिर फार्माकोकाइनेटिक मतलब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 आवर्स। तो बताया कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इसका हाई हो जाए, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन कब होता है 2 आवर्स में होगा। मेटाबोलाइज किसके द्वारा, लीवर के द्वारा होगा, एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, और एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में होगा। फिर हम देखते हैं ड्रग इंट्रैक्शन में बताया जा रहा है कि इंक्रीज टॉक्सिसिटी विद द एमिनोग्लाइकोसाइड ऑफ फियाजीबीस और इंक्रीज बोन मैरो डिप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड ऑफ फियाजीबीस के साथ हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा बोन मैरो डिप्रेशन भी हो सकता है। फिर इसमें अब हमारा नेक्स्ट है हमारा मेथोट्रैक्सॉट।
अब मेथोट्रॉक्सेट हमारा है, तो मेथोट्रॉक्सेट में क्या होता है कि इट इज आल्सो नोन एज द एमेथोपेट हो जाएगा, और इसको क्या होता है एमेथोपेट भी बोलते हैं। और इट इज ए कीमोथेरेपी एजेंट, क्या हो जाएगा कीमोथेरेपी एजेंट हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम सप्रेस, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड फॉर मेडिकेटेड एबॉर्शन, क्या मेडिकल एबॉर्शन, सॉरी मेडिकल एबॉर्शन। तो इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी आया है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, मतलब आउटसाइड ऑफ द यूट्रस के, आउटसाइड ऑफ द यूट्रस जो प्रेगनेंसी होता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, और मेडिकल एबॉर्शन में इसमें यूज किया जाता है ये। फिर हम इसमें डोज देख लेंगे कौन कितने डोज में दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा कोरियोकार्सिनोमा, मतलब क्या हो जाएगा यूट्रस में कैंसर, जो यूट्रस कैंसर को कोरियोकार्सिनोमा बोलते हैं। ये 15 to 30 mg डेली देंगे फॉर 5 डेज के लिए। और फिर लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में देंगे तो इसमें 20 से 40 mg देंगे ट्वाइस वीकली, मतलब हफ्ते में 2 बार देंगे। फिर इंडिकेशन इसमें बताया जाएगा, इंडिकेशन में हो जाएगा कोरियोकार्सिनोमा या यूट्राइन कैंसर, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फ में कैंसर हमारा जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे जॉइंट में हमारे हो जाते हैं। अब इसमें देखा है कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन कब हमको नहीं देना है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जिक रिएक्शन तब नहीं देना है, प्रेगनेंसी में हमको नहीं देना है, लैक्टेशन मतलब हु आर रेडी टू प्रोड्यूस मिल्क, मतलब क्या हो जाए जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो उनको नहीं देना है, रीनल डिजीज, रीनल एंड हेपेटिक डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं देना है, प्लेटलेट्स लो प्लेटलेट लेवल को नहीं देना है, जिसका प्लेटलेट लेवल लो रहेगा उनको नहीं देना है ये दवा। फिर साइड इफेक्ट बताया जा रहा है कि नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, रीनल फेलियर, इन सब में नहीं दे, ये सब साइड इफेक्ट आ सकते हैं ये दवा देने के बाद। फिर ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन में देखा कि इंक्रीज टॉक्सिसिटी विद द सल्फोनामाइड, क्या हो जाएगा कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज होएगा सल्फोनामाइड के साथ। फिर अब इसमें बताया जा रहा है हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस इट इज आल्सो नोन एज P32 के रूप में इसको जाना जाता है। और इट इज ए रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ सोडियम फास्फेट, क्या हो जाता है कि ये सोडियम फास्फेट का क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव सोडियम फास्फेट का फॉर्म होता है। और इट इज ए ट्रीटमेंट फॉर द सम ब्लड डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है सम ब्लड डिसऑर्डर में इसको यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग और कार्ड पॉलीसाइथीमिया वेरा, क्या हो जाता है कि पॉलीसाइथीमिया वेरा में इसको यूज किया जाता है, ये ब्लड डिसऑर्डर में बताया जा रहा है। अब ये क्या पॉलीसाइथीमिया वेरा, वैसे सिंपली हम कह सकते हैं कि क्या हो जाता है कि इसमें जो होता है बोन मैरो हमारा कई सेल का फॉर्मेशन करने लगता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, और फिर एब्जॉर्ब बाय द बोन मैरो एंड गिव्स ए डोज ऑफ रेडिएशन, क्या हो जाता है कि ये बोन मैरो के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ये रेडिएशन डोज के लिए दिए जाते हैं, विच स्टॉप्स इट मेक टू मैनी सेल्स, क्या किया जाता है कि ये स्टॉप कर देता है और कई सेल का फॉर्मेशन करने लगता है। रेडियो एक्टिव फास्फोरस इज एन इंजेक्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू ए स्मॉल ट्यूब पुट इनटू द वेन, मतलब कैनुला। तो इसमें बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस को इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में एक स्मॉल ट्यूब के द्वारा, जो क्या हो जाता है वेन में पुट किया जाता है, जो क्या होता है कैनुला होता है, कैनुला के द्वारा हम इसको क्या कर देंगे रेडियो एक्टिव फास्फोरस को इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली ब्लड में। अब हमारा क्या है नेक्स्ट ड्रग हमारा क्या एक्टिनोमाइसिन डी, तो एक्टिनोमाइसिन डी में इट इज आल्सो नोन एज द डेक्टिनोमाइसिन, ये डेक्टिनोमाइसिन के रूप में भी जाना जाता है। और फिर ये कीमोथेरेपी मेडिकेशन होता है यूज टू ट्रीट द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ द कैंसर, क्या हो जाता है कि कई तरह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। इंक्लूड किया गया विलियम्स, WILMS विलियम्स ट्यूमर्स, तो विलियम्स ट्यूमर में क्या हो जाता है कि जो चाइल्ड में होने वाला कैंसर होता है ये मेनली किडनी में होता है, बच्चों में किडनी कैंसर होता है, तो किडनी चाइल्ड में बच्चों में किडनी कैंसर होने वाला किडनी कैंसर जो होता है वो विलियम्स ट्यूमर होता है। फिर हमारा क्या है इविंग्स सार्कोमा, EWINGS इविंग्स सार्कोमा, तो इविंग सार्कोमा क्या हो जाता है कि हमारे बोन के सराउंडिंग में बोन के चारों तरफ जो कैंसर होता है वो इविंग सार्कोमा होता है। फिर वेस्टिकुलर कैंसर इट इज गिवन बाय द इंजेक्शन इनटू ए वेन, ये क्या हो जाता है कि डायरेक्टली कहाँ पर दिया जाता है वेन में डायरेक्टली दिया जाता है। अब हम इसका डोज देख लेते हैं, तो डोज क्या हो जाता है 15 mg
क्यों, ये माइक्रो MCG बताया जा रहा है कि माइक्रोग्राम पर केजी। IV फॉर द 5 डेज है, 5 डेज के लिए इसको दिया जाएगा IV। इन है टेस्टिकुलर कैंसर 1000 MCQ पर मीटर स्क्वायर में बताया जा रहा है कि IV इन ए कॉम्बिनेशन विद द साइक्लोफॉस्फामाइड, मतलब साइक्लोफॉस्फामाइड के कॉम्बिनेशन में ये दिया जाता है, IV दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, बिनका एल्कोलॉइड्स। तो बिनका एल्कोलॉइड्स में हम देखते हैं कि इट इज यूज्ड टू कीमोथेरेपी फॉर द कैंसर ओरिजिनली डिराइव फ्रॉम द पेरीविंकल प्लांट एंड अदर रिंका प्लांट। तो क्या हो जाता है कि ये कीमोथेरेपी ड्रग होता है जो कैंसर ड्रग होता है, कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ड्राइव किया गया, कहाँ से ड्राइव किया गया है, पेरीविंकल्स प्लांट से और अदर रिंका प्लांट से ड्राइव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। डोज क्या हो जाता है 1.5 to 2 mg, मतलब 1.5 से 2 mg तक ये दिया जाता है, वीकली दिया जाता है। इंडिकेशन बताया जाता है, इंडिकेशन क्या क्या है हमारे, एक्यूट ल्यूकेमिया हो जाता और रैब्डोमायोसार्कोमा। रैब्डोमायोसार्कोमा का मतलब होता है, रैब्डोमायोसार्कोमा का मतलब ये होता है कि कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाना। हॉजकिंस डिजीज में यूज किया जाता है। फिर कंट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन बताया जा रहा है। ये कंट्राइंडिकेशन, ये सब देंगे तो हमको ये ड्रग नहीं देना है। साइड इफेक्ट बताया जा रहा है कि हेयर लॉस हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, डबल विजन हो सकता है, मतलब डबल दिखाई पड़ना, नंबनेस हो सकता है, और क्या हो जाता है ओवरऑल दी वीकनेस, हो क्या हो जाएगा कि ओवरऑल कम्प्लीटली वीकनेस को हो सकता है। फिर हमारा है हार्मोनल एक ड्रग है प्रोजेस्टिन। ये द मेन हार्मोन ट्रीटमेंट फॉर द एंडोमेट्रियल कैंसर यूजेज द प्रोजेस्ट्रॉन। ये प्रोजेस्ट्रॉन ही होता है, ये प्रोजेस्टिन आल्सो कॉल्ड द प्रोजेस्टिन, और इसको प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। विच कैन बी गिवन एज ए इंजेक्शन और एज ए पिल्स या कैप्सूल्स। क्या है, इंजेक्शन या कैप्सूल के फॉर्म में इसको दे सकते हैं। और साइड इफेक्ट इंक्लूड नाइट स्वेट्स हो जाएगा, मतलब रात में पसीना आएगा, वेट गेन हो जाएगा, डिप्रेशन, रेयरली बताया जा रहा है कि सीरियस ब्लड क्लॉट्स कैन हैपन। क्या हो जाएगा कि बहुत ही कम पाया जाता है कि सीरियसली ये ब्लड क्लॉट हो जाए, सीरियस ब्लड क्लॉट पाया जाता है। फिर हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट ऑल मेडिकेशन इज स्टोर्ड अप्रोप्रिएट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेडिकेशन देने से पहले हम क्या करेंगे कि मेडिकेशन को हम अपने पास स्टोर कर लेंगे। फिर टू एडमिनिस्टर एंटीमेटिक 30 to 60 mg बिफोर गिविंग ड्रग टू अवॉइड वोमिटिंग। तो क्या हो जाएगा कि हमको ये ड्रग देने से पहले, एंटी कैंसर ड्रग देने से पहले आधे घंटे या 1 घंटे पहले हमको क्या देना है कि एंटी इमेटिक ड्रग दे देना है, क्योंकि ये वोमिटिंग को अवॉइड करेगा, वोमिटिंग नहीं होने देगा। फिर टू इन्फॉर्म द पेशेंट रिगार्डिंग, क्या करेगा, हमको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग लॉस ऑफ हेयर और न्यू हेयर ग्रोथ में बी डिफरेंट कलर। क्या बताया जा रहा है कि हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका हेयर लॉस हो सकता है, और यदि आपका हेयर ग्रो होगा तो डिफरेंट कलर में भी ग्रो हो सकता है, ये बताना है। फिर थेरेपी एंड एसोसिएटेड ट्रीटमेंट आर एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट इन ए सेफ एंड टाइमली मैनर। यदि हमें थेरेपी या ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को तो सेफ या टाइमली हमको देना है। नर्सिंग केयर शुड बी प्लान to promote the patient comfort, provide patient and their family with the information related to pain control। तो बताया जा रहा है कि नर्सिंग केयर हमको प्लान करके देना है, और टू प्रमोट करना है, पेशेंट के कंफर्ट को प्रोवाइड करना है, एंड दियर फैमिली, और उसके फैमिली को इन्फॉर्मेशन देना, उनके फैमिली को इन्फॉर्मेशन देना पेन कंट्रोल से रिलेटेड, और टू इवालुएट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स, डिक्रीज इन द ट्यूमर साइज एंड रिड्यूस पेन। क्या कहना है कि हमको इवालुएट करना है कि हम जो थेरेपी दिए, जो ड्रग दिए, उसके रेस्पॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा कि ट्यूमर का साइज डिक्रीज हुआ और पेन रिड्यूस हुआ कि नहीं, ये हमको इवालुएट करना है। तो इस तरह से हमारा क्या एंटी कैंसर ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया। एंटी कैंसर में जो जो टॉपिक हमारे थे वो सब हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर, जो भी कमेंट डाउट रहा करें कमेंट किया करें, और मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज।